तो आज हमारे हाथ एक कहानी लगी है। नाम है इसका खुद पर भरोसे का निर्माता। और पहली नज़र में ये अर्जुन नाम के एक लड़के की कहानी लगती है। एक छोटे से कस्बे से निकलकर कुछ बड़ा कर जाता है। मतलब ऐसी कहानियां हमने कई बार सुनी हैं, लेकिन जब हमने इसके सोर्सेस को खंगाला तो लगा कि ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ये बताती है कि जब आपके पास पैसे, सुविधाएं या कोई खास पहचान ना हो तो आप कौन सी चीज़ों के दम पर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी कोशिश इस कहानी को सिर्फ सुनाना नहीं है, बल्कि इसके हर मोड़ को बारीकी से समझना है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन की इस यात्रा में वो कौन से छिपे हुए सबक हैं जो किसी भी सपने देखने वाले के काम आ सकते हैं। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राजगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे में। अर्जुन के पिता एक दर्जी हैं और माँ घरों में काम करती हैं। मतलब माहौल बहुत ही साधारण है। लेकिन इसी साधारण माहौल में अर्जुन एक असाधारण सपना देखता है। एक दिन मैं अपने नाम से दुनिया में जाना जाऊंगा। मुझे यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प लगती है। एक तरफ इतनी बड़ी ख्वाहिश और दूसरी तरफ हकीकत इतनी मामूली। अक्सर इतना बड़ा गैप इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे कुछ करने ही नहीं देता। अर्जुन के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहानी में इसका क्या संकेत मिलता है? ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि यही कहानी की असली नींव रखी है। सोर्सेज में एक छोटी सी लाइन है जहाँ उसके पिता कहते हैं, मेहनत का फल देर से सही मिलता जरूर है। अब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये अर्जुन के लिए एक तरह का साइकोलॉजिकल कैपिटल है, एक ऐसी मानसिक पूंजी जो उसे विरासत में मिली है। उसके घर में शायद पैसे नहीं थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी जैसे मूल्य थे। मनोविज्ञान में हम इसे ग्रोथ माइंडसेट का शुरुआती बीज कह सकते हैं। उसे ये सिखाया गया था कि हालात बदले जा सकते हैं, बशर्ते आप कोशिश करने को तैयार हों। तो वो जो गैप आपने मेंशन किया, हाँ, अर्जुन उसे एक खाई की तरह नहीं बल्कि एक दूरी की तरह देख रहा था, जिससे मेहनत करके तय किया जा सकता है। वाह, ये साइकोलॉजिकल कैपिटल वाली बात तो कमाल की है। मतलब उसकी असली दौलत उसके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उसके दिमाग में थी। और कहानी में इस बात पे जोर दिया गया है कि वो सिर्फ सपने नहीं देख रहा था। वो स्कूल के बाद घंटों लाइब्रेरी में बैठता था, पुरानी विज्ञान की पत्रिकाएं पढ़ता था। ये तैयारी का दौर कितना जरूरी होता है। कई बार हमें लगता है कि बड़ा आइडिया अचानक से आता है। बिल्कुल नहीं। बड़ा आइडिया, या जिसे हम यूरेका मोमेंट कहते हैं, वो अक्सर सालों की खामोश तैयारी का नतीजा होता है। अर्जुन का लाइब्रेरी में बैठना सिर्फ टाइम पास नहीं था, वो अनजाने में अपने दिमाग को उन औजारों से लैस कर रहा था जिनकी उसे भविष्य में जरूरत पड़ने वाली थी। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। आप जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, कनेक्शन बनाते रहते हैं, और फिर एक दिन जब सही मौका आता है तो वो सारी जानकारी मिलकर एक नए विचार को जन्म देती है। अर्जुन के विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा वही मौका थी। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा होती है तो अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ पहला इनाम जीतना नहीं है। वो अपने आसपास की एक बहुत बड़ी समस्या को हल करना चाहता है, पानी की कमी। यहीं से उसके लो कॉस्ट वाटर लिफ्टिंग सिस्टम का विचार पैदा होता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है ना? हाँ, क्योंकि ये हमें इनोवेशन यानी नवाचार के दिल में ले जाता है। नवाचार दो तरह के होते हैं। एक होता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जहाँ कोई नई तकनीक आती है और हम सोचते हैं कि इससे क्या क्या कर सकते हैं। और दूसरा होता है प्रॉब्लम ड्रिवन, जैसा अर्जुन ने किया। उसने किसी समस्या को इतनी गहराई से महसूस किया कि उसके समाधान के लिए वो कोई भी रास्ता खोजने को तैयार था। और इस तरह के इनोवेशंस ज़्यादा असरदार होते हैं क्योंकि वो सीधे सीधे लोगों की ज़रूरत से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, एक अच्छे विचार के सामने सबसे पहली दीवार अक्सर पैसे की ही होती है। सही कहा। उसके माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे देते हैं, लेकिन वो नाकाफी होती है। और यहाँ अर्जुन का किरदार सच में चमकता है। वो हार मानकर बैठ नहीं जाता। वो कबाड़ की दुकानों के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पुराने पाइप, टूटी फूटी मोटर, खाली ड्रम। मुझे वो सीन याद आ रहा है जहां उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, कबाड़ से प्रोजेक्ट बनेगा क्या? ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उसके आत्मविश्वास पर सीधा हमला था। और ये बहुत बड़ा मानसिक पड़ाव है। हम अक्सर जुगाड़ शब्द को एक काम चलाऊ चीज के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये फ्रूगल इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सीमित संसाधनों में कुछ नया बना लेना। बिल्कुल, यानी सीमित संसाधनों में कुछ नया और असरदार बना लेना। अर्जुन यहाँ सिर्फ कबाड़ नहीं जोड़ रहा था, वो इस सोच को चुनौती दे रहा था कि बड़े काम के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत होती है। और जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया
तो उसका चुप रहना और अपने काम में लगे रहना दिखाता है कि उसका आत्मविश्वास बाहरी तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं था। उसने तय कर लिया था कि उसकी कहानी दूसरे नहीं लिखेंगे, वो खुद लिखेगा। तो अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा संसाधन आपकी सोच होती है, आपका नजरिया। लेकिन कहानी ये भी बताती है कि ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। एक लाइन है जो मुझे छू गई। कभी मोटर जल जाती, कभी पाइप लीक हो जाते। रातें जाकर गुजर रही थीं। एक रात तो वो इतना हताश हो गया कि उसने सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया। मुझे लगता है हम सब कभी न कभी इस मोड़ पर आते जहां लगता है कि बस अब और नहीं होगा। और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। जब अर्जुन का अंदरूनी विश्वास डगमगा रहा था, तब उसके पिता उसके पास आते हैं। वो उसे लेक्चर नहीं देते, वो सिर्फ एक बात कहते हैं, गलतियां रुकावट नहीं, रास्ता दिखाती हैं, बस कोशिश जारी रखो। ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं है, मनोविज्ञान में इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग। हाँ, जैसे एक इमारत बनाते समय बाहर एक ढांचा लगाया जाता है जो उसे तब तक संभाले रखता है जब तक वो खुद मजबूत ना हो जाए। अर्जुन के पिता यहाँ वही ढांचा बन रहे थे। उनके शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं थे, वो एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन थे, एक ऐसा धक्का जिसने अर्जुन को वापस ट्रैक पर ला दिया। क्या बात है। मतलब उसे ये बता रहे थे कि हर जली हुई मोटर या लीक होता पाइप एक असफलता नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट है। वो तुम्हें बता रहा है कि क्या काम नहीं करता ताकि तुम उस चीज पर पहुंच सको जो काम करती है। और इसका असर भी हुआ। कहानी बताती है कि अगली सुबह अर्जुन एक नए जोश के साथ उठा और आखिरकार एक शाम उसका बनाया हुआ सिस्टम चल पड़ा। वो पल सिर्फ एक मशीन के चलने का नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि उसकी लगन, उसकी सोच और उसका विश्वास सही था। कबाड़ अब सच में एक आविष्कार में बदल चुका था। लेकिन जैसा आपने कहा, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। हाँ, तो अर्जुन ने हार नहीं मानी और हमें पता है कि ऐसी कहानियों में मेहनत का फल मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ मशीन का चल जाना ही काफी था? असली परीक्षा तो अब लोगों के सामने होनी थी। प्रदर्शनी वाले दिन उसका कबाड़ से बना मॉडल महंगे और चमचमाते प्रोजेक्ट्स के बीच बहुत साधारण दिख रहा था। और फिर जजों ने वो सवाल पूछा जो शायद हर उस इंसान से पूछा जाता है जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है, इतना सस्ता क्यों? ये एक शानदार मोड़ है। जज का सवाल असल में एक तरह की आलोचना थी। वो कह रहे थे कि जो चीज सस्ती है वो अच्छी कैसे हो सकती है। यहाँ अर्जुन का जवाब देखने लायक है। वो डिफेंसिवनेस में नहीं आता, वो घबराता नहीं है, वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है क्योंकि गरीबी कोई दोष नहीं, असली समस्या समाधान की कमी है। यह मॉडल सस्ता है, इसलिए ज्यादा लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। इस एक जवाब में उसने पूरे खेल को पलट दिया। सही कहा। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। वो ये नहीं कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए सस्ता बनाया। वो कह रहा था कि मैंने इसे जानबूझकर सस्ता बनाया ताकि ये सबके काम आ सके। ये अपने नैरेटिव को कंट्रोल करना है। बिल्कुल। उसने सिर्फ एक मशीन का प्रदर्शन नहीं किया, उसने एक सोच, एक विजन का प्रदर्शन किया। उसने जजों को ये एहसास दिलाया कि इनोवेशन का असली मकसद सिर्फ कुछ नया बनाना नहीं, बल्कि उसे लोगों के लिए सुलभ बनाना है। और इसी सोच ने जजों का दिल जीत लिया। उसे पहला पुरस्कार मिला जो एक बड़ी वैलिडेशन थी। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स इनाम नहीं था। नहीं, असली क्लाइमैक्स था एक इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑफर कि वो उसके मॉडल को आगे विकसित करने में मदद करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा कदम था। एक स्कूल प्रोजेक्ट को अब प्रोफेशनल मदद मिलने वाली थी। लेकिन कॉलेज की बड़ी बड़ी लैब, आधुनिक उपकरण और अनुभवी प्रोफेसर्स को देखकर अर्जुन शुरू में घबरा जाता है। उसे एक तरह का इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस होता है कि शायद मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ। ये एहसास भी बहुत असली है ना? बहुत ज्यादा। कई बार जब हमें बड़ा मौका मिलता है तो हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। जी। यहाँ पर एक प्रोफेसर उसका मेंटोर बनकर सामने आता है। वो अर्जुन से कहते हैं, सवाल ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये कि सीखने की भूख कितनी है। ये शब्द अर्जुन के लिए संजीवनी का काम करते हैं। ये कहानी के एक नई चरण को दिखाता है, जहां जमीनी जुनून और अनुभव का संगम अकादमिक विशेषज्ञता के साथ होता है। अर्जुन के पास क्यों और क्या का जवाब था, कॉलेज ने उसे कैसे का जवाब दिया। और जब ये दोनों चीजें मिली तो नतीजा शानदार था। उसने अपने जुगाड़ वाले मॉडल को एक परिष्कृत आविष्कार में बदल दिया। सोलर पैनल जोड़े, पानी की बर्बादी रोकने के लिए ऑटो कट सिस्टम लगाया। अब वो सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया था जो बाजार में उतर सकता था
और सच में सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बदल सकता था। हाँ, और यहीं से वो एक आविष्कारक से एक सोशल इनोवेटर बन जाता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि समाज पर एक सकारात्मक असर डालना है। कहानी का अंत बहुत ही दमदार है। उसे राज्य सरकार से इनोवेशन अवार्ड मिलता है और मंच पर खड़े होकर वो जो कहता है वो पूरी कहानी का सार है। मेरे पास पैसे नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मेरे पास विश्वास था। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो दुनिया हमारे लिए रास्ते बना देती है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि वो अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक नहीं रखता। वो वापस राजगढ़ जाता है और वहाँ के बच्चों के लिए एक छोटा सा इनोवेशन सेंटर खोलता है। वो उन्हें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे संसाधनों से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। इस तरह वो सिर्फ एक हीरो बनकर नहीं रह जाता, वो एक सिस्टम बनाता है। हाँ, वो एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करता है जिससे और भी हीरो निकल सकें। ये सफलता का सबसे ऊंचा स्तर है, जब आप दूसरों को सफल होने में मदद करते हो। वो उस चक्र को पूरा कर रहा था। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो अर्जुन की कहानी सिर्फ मेहनत या लगन की कहानी नहीं है। ये कहानी है अपने नजरिए को बदलने की। ये बताती है कि सफलता संसाधनों पर कम और आपकी सोच पर ज्यादा निर्भर करती है। एकदम सही। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि मुश्किल हालात अपने आप में समस्या नहीं होते। समस्या तब होती है जब हम उन्हें एक बाधा मानकर रुक जाते हैं। अर्जुन ने कबाड़ को एक अवसर के रूप में देखा, पैसे की कमी को रचनात्मक होने की एक वजह के तौर पर देखा, और सबसे बढ़कर उसने खुद पर विश्वास किया। यही वो नींव है जिस पर कोई भी बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। ये कहानी हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। अर्जुन की कहानी में आत्मविश्वास सबसे अहम था, लेकिन उसे अपने पिता से भावनात्मक सहारा और प्रोफेसर से तकनीकी मार्गदर्शन भी मिला। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ अटूट आत्मविश्वास ही काफी है, या सफलता की इस लंबी और कठिन राह पर सही समय पर मिला सही मार्गदर्शन और सहारा भी उतना ही निर्णायक होता है? क्या एक के बिना दूसरा अधूरा है?